हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस स्मार्ट स्टडी पे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आपका कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया क्या होता है और इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स है वो हम कौन कौन सी देते हैं। तो आज हम कार्डियक अरिथमिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपका जो जीपैट की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप फार्माकोलॉजी के अलावा जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, आप इनका भी साथ साथ में रिवीजन करते रहे और जिससे कि आपकी जो तैयारी है अच्छी होती रहे और आपका जो स्कोर है वो बूस्ट अप होता रहे। तो चलो शुरू करते हैं जो टॉपिक आपका कार्डियक अरिथमिया। तो दोस्तों, जो कार्डियक अरिथमिया है वो क्या होता है। इफ देयर इज द abnormality in the rhythm of heart, it means that there is the arrhythmia in the heart cell. So there is the abnormality in the arrhythmia. So abnormality of the conduction system of heart causes cardiac arrhythmia. If there is the abnormality in the conduction system of heart, it means that there is the cardiac arrhythmia. So normally क्या होता है, जो नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो आपकी होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो दोस्तों, अगर आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है 60 to 100 बीट्स है तो इसका मतलब कि वहाँ पे कोई भी अरिथमिया नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो बीट है वो आपकी मोर देन 100 बीट्स पर मिनट जाएगी, 100 बीट्स पर मिनट जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अरिथमिया है। देयर इज द फास्ट कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, देयर इज द फास्ट टैकीकार्डिया, इट मीन देयर इज द फास्ट हार्ट बीट। तो मोर देन 100 होगी तब भी आपका अरिथमिया कॉज होगा। अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होगी, 60 बीट्स पर मिनट होगी तब भी क्या है, अरिथमिया कॉज होगा। तो इट मीन दैट द हार्ट बीट, द वैल्यू ऑफ हार्ट बीट range should be in the 60 to 100 beats per minute. So if there is a fluctuation, if there is enhancement in the conduction system more than 100 beats per minute or less than 60 beats per minute, so it means that there is the cardiac arrhythmia. And second जो प्रोसीजर है वो ये है, आपका जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है वो आपका ऐसे नोड से स्टार्ट होना चाहिए। जो नॉर्मल है वो कंडक्शन सिस्टम है वो कहाँ से होना चाहिए, ऐसे नोड से होना चाहिए जनरेट, जो आपका एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट है। लेकिन अगर ऐसे नोड से नहीं हो रहा है, किसी और नोडल से हो रहा है, तो इट मीन दैट देयर इज द नोडल अरिथमिया। सो ऐसे नोडल अरिथमिया। सो आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है, जो कंडक्शन सिस्टम है, वो आपका क्या होना चाहिए, ऐसे नोड से होना शुरू होना चाहिए। अगर कहीं और जगह से हो रहा तो इट मीन दैट देयर इज द अरिथमिया इन द हार्ट। और जो थर्ड प्रोसीजर है, इट विल फॉलो द नॉर्मल वेलोसिटी। जो कंडक्शन सिस्टम है, जैसे आपका जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो आपका ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, देन इट विल मूव टू द AB node. Then AB node, after it will goes to the bundle of His. Then it will goes to the bundle of His. After that, it will go to the Purkinje fiber and whole heart cell. So Purkinje fiber. अगर आपका जो कंडक्शन सिस्टम है ऐसे नोड से जा रहा है AB नोड से बंडल ऑफ हिस, देन टू द होल हार्ट सेल Purkinje fiber to the whole heart cell. So it means that there is a normal conduction system. अगर आपकी जो कंडक्शन सिस्टम एबनॉर्मलिटी हो रही है, एबनॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, जो आपके जो हार्ट सेल में वो क्या है, कार्डियक अरिथमिया है। इफ हार्ट रेट इज द मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 150 बीट्स पर मिनट, इट मीन दैट देयर इज द सिंपल टैकीकार्डिया। इट मीन दैट देयर इज द सिंपल टैकीकार्डिया। अगर आपका 100 से 120 150 बीट्स पर मिनट है तो इसका मतलब सिंपल टैकीकार्डिया है। अगर 150 से 250 बीट्स पर मिनट आ रही है आपकी हार्ट रेट, तो क्या है, इसका मतलब आपका प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया। 150 to 250 बीट्स पर मिनट, इट मीन दैट देयर इज द प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया। If heartbeat is vary from 250 to 350 beats per minute, it means that there is the atrial flutter. अगर आपकी हार्ट बीट 250 से 300 बीट पर मिनट है तो इसका मतलब क्या है, फ्लटरिंग है। अगर आपका मोर देन 350 बीट्स पर मिनट है तो इसका मतलब क्या है, आपका देयर इज द atrial fibrillation, there is the fibrillation in the heart, fibrillation. Is it clear? अब इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया क्या होगा,
अगर आपका हार्ट बीट आपकी लेस देन 60 बीट्स पर मिनट है तो इसका मतलब क्या है आपका देयर इज द सिंपल ब्रेडिकार्डिया। सिंपल ब्रेडिकार्डिया, सिंपल ब्रेडिकार्डिया मीन स्लो डाउन ऑफ द हार्ट बीट, ब्रेडिकार्डिया। अगर आपकी 40 to 60 वेरी कर रहा है, आपका 40 to 60 कर रहा है तो इसका मतलब क्या है मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया है, मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया। इज इट क्लियर? ब्रेडिकार्डिया। अगर आपका लेस देन 20 बीट्स पर मिनट आ रहा है, लेस देन 20 बीट्स पर मिनट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है देयर इज अ सीवियर ब्रेडिकार्डिया। इट मीन दैट देयर इज अ सीवियर ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इज इट क्लियर अप टू हियर? अब हम दोस्तों बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया के बारे में। तो दोस्तों इफ अरिथमिया कॉज फ्रॉम एसए नोड इट मीन दैट देयर इज द साइनस अरिथमिया। इफ अरिथमिया causes from SA node, causes from SA node, it means that there is the sinus arrhythmia, there is the sinus arrhythmia. If arrhythmia causes from SA node it means that there is a sinus arrhythmia. If arrhythmia causes from AV node या junctional arrhythmia, if arrhythmia causes from AV node then it means that there is the junctional arrhythmia, junctional arrhythmia. अगर आपका एवी नोड से हो तो जंक्शनल अरिथमिया बोलेंगे या नोडल अरिथमिया बोलेंगे इसको, नोडल अरिथमिया, नोडल अरिथमिया। इज इट क्लियर? अगर आपका एवी नोड से हो तो जंक्शनल और नोडल अरिथमिया, अगर ऐसे नोड से अरिथमिया कॉज हो रहा है तो साइनस अरिथमिया। अगर आपका वेंट्रिकल से होगा तो उसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर अरिथमिया। If arrhythmia causes from ventricles, it means that there is the ventricular arrhythmia, ventricular arrhythmia. These are the various type of arrhythmia. If arrhythmia causes by SA node sinus arrhythmia और AV node so junctional और nodal arrhythmia, अगर ventricles तो ventricular arrhythmia. These are different types of arrhythmia. We will discuss one by one. आपका दोस्तों जो arrhythmia है अब द वेंट्रिकल होगा, जो आपके जो हार्ट सेल है तो दिस इज द हार्ट सेल, दिस इज योर हार्ट सेल। देयर इज 4 टाइप ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों अगर आपका जो अरिथमिया है एबव द वेंट्रिकल होगा, दिस इज द वेंट्रिकल पार्ट पोर्शन, दिस इज द एट्रियम पोर्शन। तो अगर आपका एबव द वेंट्रिकल होगा तो उसको बोलेंगे हम सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, दैट्स कॉल्ड द सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, दैट्स कॉल्ड द सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो आपका जो एबव द वेंट्रिकल होगा उसको बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे वो है आपकी मैकेनिज्म ऑफ अरिथमिया, जो इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म है जिस वजह से अरिथमिया होता है, अब हम उनकी बात करेंगे। जो पहला फैक्टर है आपका वो आता है आपका ऑटोमेटिसिटी, मींस एनहांस ऑटोमेटिसिटी। देयर इज द इंक्रीज इन द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट, इट विल आल्सो कॉज द अरिथमिया। एंड सेकंड इज द ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। सपोज आपके हार्ट सेल में कोई इस्कीमिया होगी, कोई डिजीज होगी, या आपने कोई कैटेकोलामाइन लिया या कुछ भी लिया तो उस वजह से जो आपकी जो हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिस वजह से भी आपका जो है कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा। जो आपका जो थर्ड है वो आपका फेनोमेनल री एंट्री, जिसको हम बोलते हैं सर्कस मूवमेंट। ये भी आपका जो सर्कस मूवमेंट है ये भी आपका क्या है अरिथमिया कॉज करता है। अब हम इनको बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटोमेटिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी क्या है, और जो फेनोमेनल री एंट्री है, सर्कस मूवमेंट है, ये क्या होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपका जो एसए नोड है इज आल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट सेल। तो दोस्तों एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट सेल क्यों बोलते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम जो कंडक्शन सिस्टम हार्ट का उसको स्टडी करते हैं कि हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो मान लो ये आपकी जो हार्ट की जो ये आपका हार्ट सेल है, हार्ट सेल लिया है, दिस इज द हार्ट सेल। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपके जो सोडियम जो लीकी जो सोडियम आयन चैनल है वो लगातार यहाँ पे लीक आउट होते रहते हैं। सोडियम आयन जो चैनल है यहाँ पे कंटिन्यूसली इन्फ्लक्स होता रहता है उसका, जो सोडियम आयन का है। तो जैसे ही सोडियम आयन का जो इन्फ्लक्स है वो हार्ट सेल में होगा, उसी तरह से ही इसको बोलते हैं हम एट्रियल डीपोलराइजेशन। मीन्स व्हेन देयर इज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इन द हार्ट सेल तो देयर इज द डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट सेल। जैसे ही सोडियम आयन्स अंदर करेंगे उसी साथ आपके उसके बाद आपका इट विल स्टिमुलेट द कैल्शियम आयन्स आल्सो, देन देयर इज द ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम आयन्स, इट विल ओपन द कैल्शियम आयन्स। जब कैल्शियम आयन स्टिमुलेट हो गए देन देयर इज द रिपोलराइजेशन प्रोसेस।
रिपोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा आपका, जो साइमल्टेनियसली क्या होगा आपका, जो पोटेशियम आयंस है उसका इफ्लक्स होना बाहर की ओर शुरू हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज दिस फेनोमेना। तो देयर इज द इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयंस, दैट्स कॉल्ड द रिपोलराइजेशन प्रोसेस। जैसे ही आपका जो लीकी सोडियम आयंस है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल में बीटा 1 जो रिसेप्टर है, जैसे ही वहाँ पे फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन आया या कोई भी ड्रग दी हमने, तो उसने स्टिमुलेट किया आपका सोडियम आयन चैनल को। जैसे ही सोडियम आयन चैनल होगा, इट विल कॉज द डीपोलराइजेशन प्रोसेस। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगी, उसमें क्या होगा, सोडियम आयन की एंट्री होगी, और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा साइमल्टेनियसली इट विल स्टिमुलेट द calcium ions also. There is the influx of the calcium ions also. Then after that, when calcium enter into the heart cell, then it will cause the repolarization process. Means जो आपका जो पोटेशियम है उसका इफ्लक्स होना बाहर की ओर शुरू हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज दिस फेनोमेना। तो इस वजह से जो आपका जो कंटिन्यूसली रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन प्रोसेस होता है, और जो आपका जो कंडक्शन सिस्टम है वो वर्क करता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डिक अरिथमिया। तो कार्डिक अरिथमिया में आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो अब इनको डीपली स्टडी करते हैं कि फेज 0 क्या है, फेज 1 में क्या होता है आपका। तो आपका जो फेज 4 है वो क्या आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। फेज 4 में क्या आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -19 मिली वोल्ट होता है। अब जैसे -90 मिली वोल्ट से जैसे जैसे आपका सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव की हो जाएगा और डीपोलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हम फेज 0 में पहुंचेंगे तो एक्शन पोटेंशियल है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में पहुंच जाएगा, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट विल जनरेट द इम्पल्स कंडक्शन, दैट्स कॉल्ड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो आपका क्या होगा, आपका फेज 0 में क्या होगा, आपका रैपिड डीपोलराइजेशन हो जाएगा और ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल हो जाएगा फेज 0 में। जैसे जैसे सोडियम चैनल का डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगा, वैसे वैसे आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और फेज 1 में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, फेज 0 में रैपिड डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगी और साथ में आपका क्या है, ओपनिंग ऑफ द फास्ट सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल की ओपनिंग शुरू हो जाएगी फेज 1 तक पहुंचते पहुंचते, और साथ में आपका सोडियम रशियन होगा और डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, इसमें फेज 0 में डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगी और मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल वो इंक्रीज होता जाएगा और फेज 1 में पहुंच जाएगा। अब हम फेज 1 में क्या होगा, फेज 1 में क्या होगा, लिमिटेड डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और जैसे जैसे फेज 1 में पहुंचेंगे तो यहाँ तक आपका लिमिटेड डीपोलराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, और इसके बाद क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम आयन हो जाएगा और इनएक्टिवेशन हो जाएगा सोडियम आयंस का। और धीमे धीमे जैसे जैसे आपका इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो आपकी जो पोटेशियम आयन है उसका इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा और रिपोलराइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होना चालू हो जाएगी, रिपोलराइजेशन प्रोसेस, और जिसमें क्या होगा, सोडियम का इफ्लक्स होगा और क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स होगा। तो आपका फिर जैसे ही फेज 1 कंप्लीट होगा तो रिपोलराइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और फेज 2 में पहुंचना शुरू हो जाएगा। और फेज 2 को क्या बोलते हैं, फेज 2 इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेटू फेज, क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन की एंट्री होना शुरू हो जाएगी, कैल्शियम इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। तो जी पैड में बहुत बार पूछा गया है कि प्लेटू फेज में क्या होता है, कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा। तो फेज 2 में क्या होगा, आपका प्लेटू स्टेज बोलते हैं, कैल्शियम इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा और जो आपकी जो सेल जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल हो जाएगी, लेस परमेबल हो जाएगी सोडियम आयन के लिए, और क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स हो जाएगा। और उसके बाद पोटेशियम बिगन टू लीव सेल और पोटेशियम का भी इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे फेज 2 से फेज 3 में जाएगा तो क्या होगा, रिपोलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ओर आना शुरू हो जाएगा हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है। तो क्या होगा, फेज 3 में आपका रैपिड रिपोलराइजेशन प्रोसेस होगी, रिपोलराइजेशन प्रोसेस मतलब पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। तो सोडियम गेट क्लोज, तो सोडियम आयन चैनल वो क्लोज हो जाएगी और पोटेशियम का इफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा और इनएक्टिवेशन ऑफ द सो कैल्शियम चैनल और इनएक्टिवेशन ऑफ द स्लो कैल्शियम चैनल भी इनएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और मेम्ब्रेन अगेन क्या होगा, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहुंच जाएगा, फेज 4 में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो डिफरेंट फेजेस है वो शुरू हो जाएंगे आप। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पहला मैकेनिज्म जो आपका था, पहला एनहांस्ड ऑटोमेटिसिटी या इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म था वो ये था, जैसे आपका जो हार्ट सेल है उसको स्टिमुलेट मिलेगा, जैसे एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन आया, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन आया। तो इसने क्या किया, आपको जो हार्ट सेल है, जो बीटा 1 रिसेप्टर है हार्ट सेल में, बीटा 1 जो रिसेप्टर है वहाँ बाइंड किया इसने, और जैसे इसने बाइंड किया इसने क्या किया, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट किया। जैसे ही आपका जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होगा, वैसे ही आपको जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक्टिवेट हो जाएगी और जो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, जिस वजह से जो फॉस्फोराइलेशन ऑफ मेम्ब्रेन होगा तो क्या होगा, एडिशनल कैल्शियम आयंस इनफ्लक्स हो जाएगा, एडिशनल कैल्शियम आयंस क्या है, इनफ्लक्स हो जाएगा, इनफ्लक्स।
एडिशनल कैल्शियम आयन। जैसे एडिशनल कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होगा तो आपके जो एक्स्ट्रा जो कैटेकोलामाइंस है वो इंक्रीज हो जाएगी हार्ट सेल में, और आपका रैपिड फायरिंग होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कैटेकोलामाइंस की, जो आयंस की जो एक्स्ट्रा फायरिंग हो जाएगी, और ऐसे नोड वेरी फास्टली कंडक्ट करेगा आपका जो रिदम ऑफ द हार्ट है, जिस वजह से आपका क्या है साइनस टैकीकार्डिया हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाएगी ड्यू टू द एडिशनल इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस। तो जैसे ही आपका एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन है बीटा 1 रिसेप्टर का क्या हुआ स्टिमुलेट किया, क्योंकि देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर, like if we'll discuss about receptor, G protein coupled receptor, ionotropic receptor, ion channel receptor, enzyme receptor, nuclear receptor, this is a different topic, but we are talking about beta 1 receptor। तो जैसे ही हार्ट में बीटा 1 को स्टिमुलेट मिला तो इसमें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया फर्दर, और जिस वजह से एडिशनल फॉस्फोराइलेशन होगी मेम्ब्रेन की, और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और जो आपकी कंडक्शन सिस्टम है वेरी फास्ट हो जाएगी, और जिस वजह से साइनस टैकीकार्डिया हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एनहांस ऑटोमेटिसिटी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अगला जो फेनोमेना है वो ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी है, कि जो हमारी जो ऑटोमेटिसिटी वो किस तरह ट्रिगर्ड होगी। तो इसके पीछे जो दो मैकेनिज्म है, एक आपका है EAD अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, जो दूसरा आपका है वो डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो इन फेनोमेना की वजह से जो ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी होती है। तो दोस्तों ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट है, जब भी ये ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी होगी, जैसे कि आपका या इस्कीमिया हो गया हार्ट सेल मेम्ब्रेन में, जैसे द कार्डियक सेल मेम्ब्रेन, कार्डियक सेल, तो इसमें क्या होगा, या तो इस्कीमिया हो गया या कोई डिजीज होगी, या कोई कैटेकोलामाइन आए जिस वजह से जो इंजर्ड हो गई सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड होगी, और जिस वजह से जो है आपका जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जैसे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइजेशन हुई, फिर उसके बाद पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, और ये रिपोलराइजेशन हुई, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। ये नॉर्मल फेज है। लेकिन अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जैसे ही कोई इंजर्ड हुई सेल मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, कार्डियक सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हुई, इस्कीमिया हुआ, या कैटेकोलामाइन एक्सेसिव कैटेकोलामाइन की जो अकोमोडेशन हुई, जिस वजह से क्या होगा, जो आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ओर जाना शुरू हो जाएगा, थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, वैसे ही जो अर्ली जो है डीपोलराइजेशन से स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द इस्कीमिया डिजीज। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपका जो न्यू जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो अर्ली हो जाएगा, जिसका मतलब अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन से। तो आपकी फ्लक्चुएशन कॉज हो जाएगी, आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बीच में जो आपकी फ्लक्चुएशन कॉज हो जाएगी ड्यू टू डिजीज, और अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, और जो डीपोलराइजेशन प्रोसेस वो अर्ली हो जाएगी, और एक्शन पोटेंशियल न्यू जनरेट हो जाएगा, और न्यू वेव फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो सेकंड आपका है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन, इसमें क्या होगा, ड्यू टू डिजीज और सम फैक्टर जो आपकी जो डीपोलराइजेशन प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और आपका जो फर्दर जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें अरिथमिया कॉज हो जाएगा, फ्लक्चुएशन कॉज हो जाएगी। तो ये आपका है ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के एग्जांपल, कि जिस वजह से जो आपका ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी होती है हार्ट सेल में। अब हम बात करते हैं जो थर्ड फेनोमेना था आपका री एंट्री और सर्कस मूवमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, नॉर्मली जो हार्ट सेल है, दिस इज द हार्ट सेल मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, जो आपका जो दिस पोर्शन एरिया नॉट एक्साइटेबल, जिस पोर्शन में, तो नॉर्मली क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, स्टिमुलस मिलेगा, जो आपका जो करंट है वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो इक्वल वेलोसिटी होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट नॉर्मली। लेकिन जब कोई डिजीज होगी या स्कार होगी इन हार्ट सेल मेम्ब्रेन में, जैसे यहाँ पर स्कार फॉर्मेशन है, कोई डिजीज है, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो क्या होगा, जैसे नॉर्मली जो करंट है पास करेगा, तो यहाँ से पास होने में इसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और एक सर्कुलर मूवमेंट की तरह जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, जो करंट है वो जनरेट होगा, और इट विल टेक द लॉन्गर टाइम टू मूव टू जनरेट द फर्दर रिस्पॉन्स। लाइक एक्शन पोटेंशियल आया तो क्या हुआ, फिर इसने रिस्पॉन्स शो किया, तो इट विल टेक द लॉन्गर टाइम टू मूव इन द सर्कुलर, और जिस वजह से फ्लक्चुएशन होगी आपकी, और अरिथमिया हो जाएगा, कार्डियक रिथमिया कॉज हो जाएगा, और जो एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी कंडक्शन सिस्टम में। तो इस तरह से आपका जो री एंट्री और सर्कस मूवमेंट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये 3 मैकेनिज्म जरूर पसंद आए होंगे। अब हम इसके बाद जो फर्दर जो वीडियो है उसमें हम करेंगे आपका जो ड्रग्स है वो किस तरह से एक्ट करते हैं इन केस ऑफ अरिथमिया में। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा अभी, जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स और डीपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम आयन आ रहे हैं, और आपका पोटेशियम आयन आ रहा है, तो इसको ही हम जो ड्रग्स है वो भी इनको ही टारगेट करेंगे, जो हम इसमें ड्रग्स पढ़ेंगे, जो हम फर्दर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो जैसे कि हम आपका करेंगे सोडियम आयन को टारगेट करेंगे, और जो जैसे आपका मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन करेंगे, लिग्नोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, जैसे आपका एड्रेनर्जिक ड्रग होगी, बीटा ब्लॉकर होगी, जैसे आपका एटिनोल प्रोपिनोल हो गया आपका। कैल्शियम आयन को करेंगे टारगेट हम एम्लोडिपिन, एफिडिपिन, और बीटा को करेंगे जैसे एमिडोड्रोन, ड्रोनिड्रोन, सोडियम आयन को करेंगे। तो हम इन ड्रग्स को फर्दर इसकी जो स्टडी है सेकंड पार्ट में करेंगे। और इसके अलावा हम जो अरिथमिया कॉज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईसीजी पैटर्न,
वो भी हम अगले सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सेकंड पार्ट को जरूर देखना।